हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुराग है। आज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ कि जब आप पॉलीटेक्निक करते हो, बेसिकली जो हमारा 3 ईयर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रोग्राम है, उसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर रहता है, मतलब बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इसके फ्यूचर में क्या स्कोप है प्राइवेट जॉब में एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब में, और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कैसे आपको बेसिकली प्रिपेयर करना है डिप्लोमा करते हुए, कैसे आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, किन किन बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है, जिससे कि जब आप 3 साल बाद अपना डिप्लोमा कोर्स करके बाहर निकलो तो टू बी कैपेबल इनफ कि तुम इंडस्ट्री के जो भी चैलेंजेस हैं, या फिर तुम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो भारत सरकार में कैसे काम करा जा रहा है, या इस जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर PSUs हैं उनमें वर्क कल्चर क्या है, और हमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है बेसिकली इस जर्नी में। तो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो हमारा जो डेली पॉलीटेक्निक के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पहले इस बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, पहले आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है। जैसे जब आप लोग एक्चुअली क्लास 10 पास करके आते हो तो जो बच्चे ग्रेजुएट होने जाते हैं, मतलब जो बीटेक करते हैं या BE करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो 12th में 2 साल का 11th और 12th पूरी उनकी पूरी पूरी उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसमें हमारा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ाया जाता है। बट आप लोग 10th के स्टूडेंट होते हो तो मैथ्स और फिजिक्स उस लेवल की पढ़ाई नहीं जाती। तो इस वजह से कि जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़नी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी होती है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमारे बेसिक वही कैलकुलस, अलजब्रा जो 12th का सिलेबस होता है उसी से मिलता जुलता आपका सिलेबस होएगा। आपको अलजब्रा में ये सब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह, नंबर सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और आपको कैलकुलस पढ़ना होगा। कैलकुलस में बेसिकली आपको पता ही है कि तीन तीन चार भी चैप्टर होते हैं। फंक्शन हो गया आपका, डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन हो गया, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह भी होती हैं। कुछ और भी एडवांस टॉपिक होते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप लोग को नहीं पढ़नी होती है। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, खास करके सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें 2 ही पावदान होते हैं। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, एक स्ट्रक्चरल होता है जिसमें हमारी पूरी मैकेनिक्स की लॉ काम करती है। उसमें हम आगे देखोगे, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ोगे, उसके बाद आप रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट पढ़ोगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ोगे, उसके बाद आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ोगे। तो इन जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनका बेस हमारा बेसिकली मैकेनिक्स होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही हम आगे थोड़ा एडवांस में जाते हैं तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़नी होती है। इसी से मिलता जुलता वो भी सब्जेक्ट है हमारी सॉलिड मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें हम क्या होता है, सारे के सारे सॉलिड बॉडी पार्टिकल्स, सॉलिड बॉडी मूवमेंट, सॉलिड में डिफॉर्मेशन, सॉलिड में डिफ्लेक्शन, उन चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आपको पता ही है कि हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग है ये एक्चुअल प्रैक्टिकल है। जैसे क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं तो हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में घूमते हैं। हमें एक प्रोग्राम बनाना होता है, एक एल्गोरिदम सेट करनी होती है कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर काम करेगा, कैसे ऐप काम करेंगे। बट जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग होती है, ये सब कुछ हम विजुलाइज कर सकते हैं। ये बीम है, ये कॉलम है, यहाँ पे सरिया लगा हुआ है, ये फाउंडेशन है, ये राफ्ट है। तो इस वजह से हमें ग्राफिक्स का बहुत ध्यान देना होता है। और अभी आप देखोगे करने के बाद कि सारा का सारा काम हम ड्राइंग से ही करते हैं। अब आजकल बहुत अच्छे अच्छे एडवांस सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, बट रियल टाइम कभी कभी की चैलेंजेस होते हैं साइट पे। जब आप वर्किंग रहोगे, काम करोगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल 1 है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेसिकली आप और आगे वाले वाले सेमेस्टर में ही पढ़ोगे। जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल 1 है उसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल आजकल यूज़ कर रहे हैं हम, जो ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं, वो तो हम लोग पढ़ते ही हैं। सीमेंट हो गया आपका, ब्रिक्स हो गई, कंक्रीट हो गई, वाटर हो गया, एग्रीगेट हो गया। इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे यूज़ करा जाता है। और आजकल करंट टाइम पे बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। आपको अभी जैसे आजकल ऐसी नई टेक्नोलॉजी चल रही है। अभी भारत सरकार ने कुछ 6 लाइट हाउस बनाए पूरे इंडिया में। आप सर्च करोगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया है कि आपको 14 से 15 फ्लोर की बिल्डिंग
दो महीने में, 40 दिन में, 50 दिन में बन के तैयार हो जा रही है। तो बेसिकली पहले तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो मटेरियल 1 है, उसमें जो हमारे कन्वेंशनल मटेरियल है जिनसे हम आज तक बिल्डिंग बनाते आ रहे हैं और जिनका हम यूज होते देखते आ रहे हैं, वो पढ़ेंगे। इसमें सीमेंट, कंक्रीट, वाटर, रीइंफोर्समेंट, ब्रिक्स, और उसके बाद मोर्टार हो गया, और उसके बाद आपका ये स्टोन मशीनरी हो गई, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। वही कुछ पार्ट आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में मिलेगा। बेसिकली हमने दोनों स्ट्रक्चर, दोनों का डिटेल में शुरू में बता दिया था। हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैलकुलस पढ़ेंगे। मेन यही 2 पढ़नी होती है, और जो स्टैटिक्स, डायनामिक्स के पार्ट होते हैं वो सारे हम मैकेनिक्स पे पढ़ लेते हैं। उसके बाद बेसिक साइंस जैसे हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के पार्ट हो गए, और बेसिकली थोड़े बहुत फिजिक्स के पार्ट होते हैं, मोशन वगैरह कैसे होता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक्चुअली जो हमारा शुरू का सेमेस्टर होता है ना, उसमें हम भले इवन हम सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें जो बेसिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, तो सब सारे सब्जेक्ट के हमें थोड़े थोड़े बेसिक पढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए ये सबके लिए कॉमन होता है। जो हमारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, और जब हम थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तब हम स्पेसिफिक होते हैं कि अपने जो पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट है उनको पढ़ने में ध्यान देते हैं। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम यही मशीनरी वगैरह पढ़ेंगे कि ब्रिक मशीनरी कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम स्टेयर्स कैसे बनाते हैं, स्लैब्स कैसे बनाते हैं। मतलब बेसिकली इनका कंस्ट्रक्शन की डिजाइनिंग नहीं होगी, बस इनका कंस्ट्रक्शन होगा, और इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि हाँ स्टेयर है तो इसको राइजर बोलते हैं, इसको ट्रेड बोलते हैं। या फिर हम मशीनरी बनाने लग गए तो हम ब्रिक की मशीनरी कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ब्रिक्स को किस किस ओरिएंटेशन में रखने में कौन सा बॉन्ड बनता है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 1 में। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल 2 में जो हमारी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कन्वेंशनल से हट के नई नई चीज़ें यूज हो रही हैं, जैसे हम आजकल जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो एडवांस टेक्नोलॉजी में आजकल प्रीकास्ट का सिस्टम चल रहा है। हम फाउंडेशन तक पहले से ही कंपनीज में या फिर वेयर हाउस में बना के ले आके सीधे साइड पे कास्ट कर देते हैं, और ऊपर के स्ट्रक्चर में आजकल पीवीसी का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। पीवीसी के बोर्ड, पार्टिकल बोर्डों से हमारी स्ट्रक्चर फटाफट बनते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल 2 में पढ़ेंगे, तो थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद बेसिक सर्वेइंग में जो हमारे मेन चैप्टर होते हैं कि हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। अगर कोई एरिया है तो उसकी एरिया हम कैसे मेजर करेंगे, लीनियर मेजरमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद हम अगर कहीं पे आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है तो वहाँ का एलिवेशन क्या है, वहाँ पे कौन सी चीज़ प्लेस होगी, उस जगह पे उसकी टोपोग्राफी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बेसिक सर्वेइंग में। और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आपका अगला सब्जेक्ट है। ये भी बेसिकली कंस्ट्रक्शन मटेरियल से ही रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें भी हमारे कुछ नए नए मटेरियल्स कैसे यूज होती हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। और दूसरा आ गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 2। तो कंस्ट्रक्शन 1 और 2 में वही सारी चीज़ें हैं। पहले 1 में हम बेसिक मशीनरी वगैरह पढ़ेंगे, 2 में कि हमारा उससे जब आगे आएंगे तो लार्ज लेवल पे कि हम स्लैब कैसे बनती है, विंडो के ऊपर सील कैसे लगाई जाती है, ये सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो इक्विपमेंट है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे हम मटेरियल को असेंबल करके चीज़ों को बनाते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 2 में। इसमें हमारा डिजाइनिंग पार्ट नहीं होगा। उसके बाद हाइड्रोलिक्स, ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स पे आगे तुम जब पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप हायर स्टडी में जाते हो तो हाइड्रोलिक्स में ये बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो जो आपकी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, जो आपकी हाइड्रोलॉजी है, जो आपकी इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ये सारे सब्जेक्ट का जो बेसिक कोर होता है ये हमारा हाइड्रोलिक्स से शुरू होता है। ठीक है। और उसके बाद आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। एक तो हम बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कंक्रीट पढ़ेंगे, वहाँ पे उसका थोड़ा ओवरव्यू होगा, और यहाँ पे एक डिटेल में पूरी की पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंक्रीट की सारी प्रोसेस, इवन जब हम शुरू करते हैं कंक्रीट बनाना, तो कंक्रीट का हम उसके कंपोजिट मटेरियल तो हम पहले ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद कंक्रीट को हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या कंपोजिशन होगा, कैसे उसको प्लेस करेंगे, कैसे उसकी क्यूरिंग करेंगे, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, 1 बाय 1 सारी चीज़ें कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। और एडवांस सर्वेइंग में हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे आ जाता है, टेक्नोमेट्रिकल सर्वे आ जाता है। तो इन चीज़ों में जब लार्ज लेवल पे आपको सर्वे करना हो,
बेसिक में तो हम ये देखें कि हम मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, बियरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्डिंग का एलिवेशन कैसे निकालते हैं, और एडवांस टेक्नोलॉजी में हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि जो हमारी बेसिक चीज़ें थी उन सबको असेंबल करके कि आपको अगर एक डिज़ाइन करना है तो जैसे टोपोग्राफी सर्वे करना है या टेक्नोमेट्रिकल सर्वे करना है तो या प्लेन टेबल सर्वेइंग करनी है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, मेजरमेंट भी होगा, एंगल भी मेजर करा जाएगा, एलिवेशन भी मेजर करा जाएगा, तो उसको कंबाइन करके कैसे हम ऑन पेपर प्रोजेक्ट पे चीज़ों को ले आएंगे, ये हमारा किसमें होगा, एडवांस सर्वेइंग में। और यहाँ पे तीसरा है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें ना पूरे के पूरे फ्लूइड के लॉ यूज़ कर सकते हो, ना पूरी पूरी सॉलिड मैकेनिक्स यूज़ कर सकते हो, तो अलग सा पर्टिकुलेट सिस्टम है। इसमें हम बेसिकली सॉइल की एनालिसिस करते हैं, और सॉइल इतना कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है कि ये सोचो तुम, अगर तुम्हारे पास ये बॉटल है तो बॉटल नॉर्मल कंडीशन में बॉटल की हालत यही रहेगी, चाहे इसको पानी में डाल दो तब भी इसके मटेरियल ऐसे ही रहेंगे, चाहे इसको हवा में रख दो तब भी इसके मटेरियल यही रहेंगे। ये नहीं बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस नहीं हो तो इसकी क्वालिटी बदलने वाली नहीं है। बट सॉइल क्या है, ये मान लो सपोज दैट मिट्टी है, आपने यहाँ पे पानी डाल दिया, मिट्टी की प्रॉपर्टी चेंज, आपने इसको सुखा दिया, मिट्टी की प्रॉपर्टी चेंज, आपने इस पर थोड़ा सा लोड लगा दिया, प्रॉपर्टी चेंज, कम लोड लगाया, प्रॉपर्टी चेंज। और हो सकता है सेम जगह पे अगर आपने 5 किलो न्यूटन का लोड लगाया तो कुछ उसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मिंग हो रही है, और उसी सॉइल को उठा के दूसरी जगह रख दिया, वहां पे 5 किलो न्यूटन का लोड लगाया तो वो अलग बिहेव कर रही है। तो ये भी सब्जेक्ट कमाल का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये इसमें क्या करते हैं कि जैसे अगर सपोज दैट आपको एस्टिमेटिंग का मतलब समझते ही क्या होता है, किसी चीज़ को अनुमान लगाना। तो अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, उसमें कितने मटेरियल होंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कितना टाइम लगेगा, इन सारी चीज़ों को पहले ही हम अनुमान लगाते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे मैनुअल्स हैं जहाँ से हम चीज़ों को रेट निकाल के फिर इनका वैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग प्लानिंग एंड सर्विस, बिल्डिंग प्लानिंग एंड सर्विस, ये भी हमारा बिल्डिंग की बेसिकली, इसमें जो बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल, जो आपका क्या नाम है, IS कोड्स से रिलेटेड जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि बेसिकली बिल्डिंग की प्लानिंग कैसे करते हैं, हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या हैं, कैसे कैसे हमें कितने एरिया में कितनी बिल्डिंग बनानी है, अगर हमें शहर में घर बनाना है तो कितना ओपन स्पेस होना चाहिए, कितना लॉन होना चाहिए, कितनी फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी हमें जानकारी मिलेगी हमें इस सब्जेक्ट में सिखाई जाएगी, बिल्डिंग प्लानिंग एंड सर्विसेज। उसके बाद डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर, आपको पता है RCC स्ट्रक्चर पर ही आजकल सारे चीज़ें बन रही। पहले हम फ्रेम्ड कॉलम बनाते हैं, बीम बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद फिर साथ में स्लैब बनाने के बाद हम बेरिंग वॉल से घर को, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बेसिकली RCC के होते हैं। तो कैसे हम कॉलम डिजाइन करते हैं, कैसे हम बीम डिजाइन करते हैं। जब बीम बनाओगे तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं कि अगर आप मॉल बना रहे हो या सपोज दैट घर बना रहे हो तो कितना फुटफॉल होगा, कितने लोग आ सकते हैं, कितना इस पर लाइव लोड लगेगा, कितना डेड लोड लगेगा, विंड की डायरेक्शन कितनी है। तो उस हिसाब से हम लोड कैलकुलेट करके और फिर उसका डिज़ाइन करेंगे, कितना हमें विड्थ रखनी है कॉलम की, कितनी डेप्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, कितना सरिया लगाना है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। वैसे बेसिकली हमने देखा होगा जब आप लोग नॉर्मल 2-3 फ्लोर के बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली देखते ही आ रहे हैं कि हमें 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो हमने 4 सरिया लगा दिया, 16 mm, 4 सरिया मतलब 18 mm का लगा दिया, या फिर उसके बाद वो अपने आप लोड बियर कर लेगा। हमने बीम बनाई, बीम में 2 लेयर, 3 सरिया नीचे, 3 सरिया ऊपर, उतने में आराम से वो लोड कैरी कर लेता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे मेशन होते हैं पहले से, जो राजगीर हैं, काम करते हैं, तो उनको सारा अंदाज़ा होता है। लेकिन जब आप लार्ज स्केल पे बनाते हो, जब आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तब आपको RCC में डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है कि कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, किस रेशियो में मिलाएंगे, कैसे मिक्स डिजाइन बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बेसिकली है हमारा वाटर सप्लाई और सीवरेज ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वहाँ पे प्रॉपर पानी की सप्लाई, प्रॉपर जो आपके सीवर निकलेंगे घर से, जो गार्बेज निकलेगा, उन सब का कैसे हमें अरेंजमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप, पूरी की पूरी डिटेल वाटर सप्लाई की, कैसे हमारे पानी की सप्लाई होती है, कैसे लाइनें बनाई जाती हैं, कैसे सप्लाई घर के आने के बाद रोड पे जो आपका
मेन एरिया है वहाँ पे पास में आने के बाद घर पे कैसे वाटर को चढ़ाया जाता है, उसके बाद वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है, कैसे पानी को साफ करा जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और इसके बाद कैसे हम प्लान करते हैं कि कितना लीटर पानी किस शहर में किस रेट से भेजना है, कितनी में लाइनें भिजानी है, इन सब का डिटेल्ड हम पढ़ेंगे पब्लिक इंजीनियरिंग में। वाटर सप्लाई के साथ साथ सीवेज का भी, वाटर सप्लाई पानी यूज होने के बाद जो हमारे टॉयलेट से, किचन से, बाथरूम से वेस्ट निकलता है, उनको कैसे हमें पाइपलाइन करना है, कैसे सीवरेज लाइन बनानी है, कैसे उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है, और इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट भी जो निकलता है, जो आपका सीवरेज के साथ साथ जो हमारे सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, तो देखिए होगी हम सीडी की गाड़ी आती हैं तो उनमें कैसे कहाँ उसको डंप करना है, उसको डिकम्पोज करने के क्या क्या मेथड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये बेसिकली वही मैकेनिक्स का, या इसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी बोल सकते हो, या फिर जो मैकेनिक्स का एडवांस पार्ट है कि किसी चीज़ में लोड लगता है तो डिफॉर्मेशन कैसे होती है, स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करी जाती है, किसी कॉलम पे लोड कैसे आता है, कितने तरह के मूवमेंट बिल्डिंग में हो सकते हैं या फिर बीम में किसी स्ट्रक्चर में, तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बेसिकली अभी जो नई रिसेंट चीज़ें यूज हो रही हैं, जैसे हम FRP की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उन ऐसे जो हमारे नए नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल अभी जस्ट आपके पिछले 10-15 सालों में जो चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे हम बिल्डिंगों को बना रहे हैं, कैसे बेस से हम, या फिर जो डिमोलिश या डिसमेंटल्ड आइटम है उनको कैसे रिसफल करके हम काम में ले आ सकते हैं, कैसे उससे हम बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। और आपका 6 सेमेस्टर है, इसमें हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्टील स्ट्रक्चर आपको देखा होगा कि आजकल हम स्टील स्ट्रक्चर का बहुत यूज कर रहे हैं, आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे या फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर, ट्रस टाइप के स्टील के स्ट्रक्चर बने होते हैं, उस पर हम कोरुगेटेड शीट लगा के उसकी रूफ बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत जल्दी हमारा तैयार हो जाता है, इसको बनाने में समय नहीं लगता, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। इसलिए स्टील स्ट्रक्चर में हम कैसे डिजाइन करेंगे, कॉलम कैसे डिजाइन करेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बेसिकली वही हमारा रोड से रिलेटेड, हमारा पेमेंट डिजाइन होता है तो कौन कौन से ट्रैफिक के फैक्टर है, कौन कौन सी चीजें हमें देखनी होती है, रोड में कितना सुपर एलिवेशन है, मतलब बेसिकली इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, कि रोड की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, उसमें सुपर एलिवेशन कितना देना है, उसमें शोल्डर कितना देना है, रोड की विड्थ कितनी होती है, क्या जो भारत सरकार के या फिर जो आपका गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है, ट्रैफिक डिजाइन कैसे करा जाता है, ये सारा हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली ये हमारा इरिगेशन का पार्ट होता है, उस सिंचाई से रिलेटेड, कि अगर कोई क्रॉप फसल उगनी है तो उसमें कितना नहरों से पानी कितना छोड़ा जाएगा, उनका रेट क्या होगा, कहाँ पे किस तरह के सॉइल में, जहाँ पे जिस तरह की मिट्टी है उस तरह से हमें नहरों की कैसे व्यवस्था करनी है, नए कैनाल कैसे बनाने हैं, और उसके साथ साथ हाइड्रोलॉजी की भी बेसिक चीज़ें हमें देखनी है कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, इवेपोरेशन कैसे होता है, पानी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वाटर कैसे अर्थ पे आता है, कैसे इरिगेशन में यूज होता है, फिर कैसे इवेपोरेट होके वो सर्कल घूमती रहती है। तो बेसिकली वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हम वाटर की पूरी प्लानिंग देखेंगे कि इसको इरिगेशन में या नॉर्मल यूज कैसे करना है, और जो आपका क्लाइमेट में इसका कैसे इसमें साइकिल होती है, कैसे वाटर इवेपोरेट होता है, ये सारी प्रोसेस, रेन कैसे होती है, रेनफॉल कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। पेमेंट डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, पहले तो हमने ट्रांसपोर्टेशन में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और उसके बाद हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ लिया। पेमेंट डिज़ाइन में हम बेसिकली देखेंगे रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हम सब ग्रेड कैसे बनाते हैं रोड में, उसके बाद हम बेस कैसे बनाते हैं, उसके बाद बेरिंग कोर्स कैसे होता है, ऊपर की सरफेस कैसे होती है, अर्ध रोड बनाते हैं तो कैसे बनता है, आपका वाटर बाउंड मैकेडम बनाते हैं, या फिर हम आपका ये जब आजकल बेसिकली जो चल रहा है हमारा कंक्रीट की रोड कैसे बनती है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बिटुमिन रोड कैसे बनती है, ये पेमेंट डिज़ाइन एंड उसके मेंटेनेंस में देखेंगे। और एडवांस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि जब बेसिक में हम देखेंगे लोड लगने पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, एडवांस में हम देखेंगे कि जब बहुत सारे लोड बीम है या एक स्ट्रक्चर, उसमें नंबर ऑफ लोड अप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में हमें कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करनी है, कैसे हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है, कैसे डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है, तो ये सारा देखेंगे हम एडवांस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में। ठीक है, और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं मार्केट में। वैसे बेसिकली लगता है कि बहुत सारा दिक्कत है, जॉब नहीं मिल रही है, ये है वो है, बेसिकली कोई सच परेशानी नहीं है। एक्चुअली परेशानी वहाँ पे है जब हमने अपनी डिग्री या अपना डिप्लोमा अच्छा से नहीं करा होता है। तो ये आपके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, ये ध्यान रखना कि ये आपको अगर
इस शुरू में आपने अच्छे से नहीं करा तो बाद में अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, फिर कहीं पे भी जाना है, तो अगर तुम्हारे पास इन सब्जेक्ट की थोड़ी नॉलेज नहीं है तो आगे चल के तुम्हें क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। फिर जॉब में भी दिक्कत होती है। तुमको पता होगा कभी कभी मास लेवल पे इंटरव्यू होते हैं कि भाई 100 बंदों की रिक्वायरमेंट है और 2000 बंदे पहुंच गए और कंपनी ने छोटा सा बेंचमार्क रख दिया कि हमें ये चाहिए, परसेंटेज क्राइटेरिया चाहिए, उसमें लोग साफ हो गए। फिर इंटरव्यू की बात आई, टेक्निकल में गए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उसका जवाब नहीं दे पाते, तो उसके बाद हम लौट आते हैं। तो लगता है कि जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। जॉब का कोई इशू नहीं है, बात है कि तुम प्रिपेयर कितना हो, तुमने कैसी अपनी पढ़ाई पढ़ी है। और कोई भी कंपनी हो, कुछ भी, अगर तुम खुद ही अपना काम करना शुरू करो, घर पे लोग बिजनेस करते होंगे, तो देखो अगर 2 बंदा आता है जो अच्छे से काम करता है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट भी दी जाती है। लेकिन जब हम निकलते हैं यहाँ से पढ़ाई करके तो हमें नॉलेज होता नहीं है। तुम ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें पढ़ना है करो, क्योंकि बहुत ही समय होता है। तुम्हें साइंटिस्ट नहीं बनना है, तुम्हें अभी डिप्लोमा कर रहे हो, एक अच्छी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट, या फिर हायर एजुकेशन करना है तो हायर एजुकेशन करो। बट तुम्हें ये नहीं करना है कि मतलब एकदम पढ़ाई नहीं करनी है, तुम्हें और कोई काम छोड़ना भी नहीं है। तुम आराम से खेलो, घूमो, सारा कुछ कर सकते हो, समय बहुत होता है, बहुत एनफ समय होता है। लेकिन ये कि पढ़ाई को थोड़ा साथ में लेके चलो, इसको एकदम निगलेक्ट ना करो कि डिप्लोमा चल रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ों को अगर क्लियर करके चलोगे तो इंडस्ट्री में कोई चैलेंज ऐसे है नहीं। और सेम गवर्नमेंट में लोग बोलते हैं सीटें रिड्यूस हो रही हैं, डिप्लोमा वालों के लिए तो सीटें कभी रिड्यूस होती ही नहीं है। एसएससी जेई देखो जॉब कराता है हर साल, पिछले 2-3 साल से रज के वैकेंसी आ रही हैं। अभी 600 करीब 600 नहीं, आई थिंक 1500-1600 बच्चों की वैकेंसी आई थी सीपीडब्ल्यूडी में सिविल की। इससे पिछले 3 साल से लगातार वैकेंसी आ रही है। स्टेट है, बहुत सारे स्टेट में तो डिप्लोमा की जेईओ की 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार वैकेंसी आती है। ये है कि स्टेट में थोड़ा ये रहता है कि अभी आ गई तो 4 साल 3 साल नहीं आई, बट ये है कि अपॉर्चुनिटी तुमको हमेशा मिलती रहेगी। अगर तुम बेसिक अपने क्लियर करके रखोगे, पढ़ के चलोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से सेटल हो सकते हो। बहुत बड़ा ऐसा कोई बिग चैलेंज है नहीं जितना लगता है कि हालत खराब है। हालत इसलिए खराब है क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी है, हमने हवाबाजी करी है 3 साल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये तो हमारा बेसिक ओवरव्यू था, और जो थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, या सच कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, तो ठीक से पढ़ो तुम बस। कॉलेज में प्रोफेसर से अच्छे से पूछो, जो चीज़ें समझ में ना आए, सब्जेक्ट को लगातार क्लियर करते चलो। और बाकी कोई इशू आ रहा है तो ये मॉड्यूलेशन ने भी अपना कोर्स लॉन्च करा हुआ है अपना सेमेस्टर वाइज, तो इससे भी तुम हेल्प ले सकते हो। बस बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सारे सब्जेक्ट को करके चलो, और चैलेंज वैलेंज कुछ ज़्यादा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट अच्छे से करो, और उसके बाद बहुत आराम से अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, अच्छे सेटल भी हो जाओगे। तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो, और बाकी आप मॉड्यूलेशन की टीम के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको सेमेस्टर की सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी, और कोई इशू आता है तो यहाँ पे टीम है, बहुत वेल स्किल टीम है हमारे पास, तो वो लोग आपको गाइड भी करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो।